वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से ऑल वर्ल्ड को नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। डायरेक्टर सरदार मेघराज सिंह जी खालसा, उनकी तरफ से सब स्रोतों को जो भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा जायसवाल जी मैडम जी, सरदार मनदीप सिंह जी, सरदार इकबाल सिंह जी, दिनेश नरसिंघानी जी और सरदार प्रेम सिंह जी, आप सबका वॉइस ऑफ मानवता में बहुत बहुत स्वागत है। और आप प्लीज 1 मिनट के लिए पूजा जी जायसवाल जी आप अपना परिचय दें प्लीज। आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मैं पूजा जायसवाल, भारतीय संविधान सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही सरकारी रोजगार पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं भारत से, इंडिया से, यूपी से। हाँ जी, सरदार मनदीप सिंह जी आप 1 मिनट के लिए अपना परिचय दें। मैं मनदीप सिंह इस समय अमेरिका से कालामाजू मिशिगन से बोल रहा हूँ। वैसे बेसिकली मैं जलंधर पंजाब से हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वैसे तो धार्मिक लाइन है, मगर मैं शुरू से ही किसानी से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय मैं धार्मिक लाइन में सेवा कर रहा हूँ। मगर मेरा जो है शुरू से लेके अब तक जो है किसानी से खास एक संपर्क है। आप मुझे एक किसान भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप किसान के बेटे हैं? जी, किसान के बेटे हूँ। मैं खुद किसान हूँ। मैंने आप 20 साल खुद खेती की है, अब तक खेती करता ही आया हूँ मैं। वाकई वेरी गुड। ओ जी, सरदार इकबाल सिंह जी आप जी भी अपना परिचय दें। मैं सरदार इकबाल सिंह, गांव डालोवाला, हरिद्वार। इस टाइम मैं यूएसए कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। इस टाइम किसान भाइयों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। हम उनके साथ खड़े हैं। गुरु महाराज कृपा करे, उनकी जो मांग है वो सरकार पूरी करे। थैंक यू। हाँ जी, दिनेश नरसिंघानी सर जी, हाँ जी आप अपना परिचय दें प्लीज। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो भाषा आपको अच्छी लगती है आप उसमें बोल सकते हैं। I am Dinesh Nasinghani. I am from Virginia, originally from Mumbai. I am here to support everyone and even farmers. Thank you. सरदार प्रेम सिंह जी, हाँ जी आप भी एक मिनट के लिए अपना परिचय दें। मैं भाई प्रेम सिंह, मस्कीगन से स्टेट मिशिगन। तो मैं यहाँ पे गुरु घर में सेवा करता हूँ, तबले की सेवा करता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं इंडिया से पिंड हरिपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। तो अभी बड़ी मतलब परेशानी की बात चल रही है जो किसानों के बारे में। बहुत परेशान है किसान, तो उनके सपोर्ट में हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ओके जी। हाँ जी, ये वॉइस ऑफ मानवता आप सबका चैनल है। ये चैनल सच पे आधारित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब एक हैं। लेकिन आज जो राजनीति चल रही है और आज हम जो मेन हमारा मकसद है और हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं वो मुद्दा है किसान आंदोलन। इसके लिए हमने चर्चा करनी है, बात करनी है और हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है और उन किसानों को सपोर्ट करना है। इसलिए हम अभी बात करेंगे पूजा जायसवाल जी से। कृषि कानून तीनों क्या हैं, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं?
ये क्या मुद्दा है? हेलो मैडम जी, आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। ओके, हाँ जी सरदार मनदीप सिंह जी। हाँ जी जी जी। हाँ जी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हमारे जो किसान भाई हैं जो आज इतनी परेशानियों में दिल्ली में बैठे हैं और इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही, इसका क्या मतलब है? इसको आप कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं? मैं पंजाबी च गल कर सकदा जी? पहली गल तो मैं हाँ जी, पुछ पंजाबी च गल कोई गल नहीं। हाँ जी, करो गल। पंजाबी च गल करनी क्योंकि अपनी बोली च गल करनी थोड़ा आसान हुंदा। हाँ जी, हाँ जी, कोई गल नहीं। क्योंकि शुरू तो ही जो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ जी पूजा जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी आ रही है। आपको सवाल करना चाहता हूँ, आपको मतलब आप क्या बोलना है भाई, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है ये सरकार उन अन्नदाता को जो हमारे देश में इतना मतलब कठिनाई से काम करते हैं और मतलब इतनी हिम्मत से काम करते हैं और आज जिस करके उनकी वोट करके ये सरकारें कुर्सी पर बैठती हैं, लेकिन अगर आज वो अपना हक मांग रहे हैं, वो किसान लोग
जो इतनी धूप में, इतनी बारिश में, इतनी ठंड में उन खेतों में काम करते हैं, उनको पता भी खेती कैसे होती है। आज वही सरकार जो वोट उनसे मांगने जाती है, आज वो कुर्सी पर बैठ गई है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो बोल रही भाई एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसमें तो पहली बात ये है कि जितनी भी सरकारें हैं वो हमारे वोटर द्वारा ही बनती है। अब वोटर का ये काम ये है, जैसे कि सभी जितने, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि किसान कौन है। जो 5 एकड़ से ऊपर वाले वो किसान है, कुछ सामंत किसान है, कुछ मजदूर किसान है। अब यहाँ पे किसानों के नाम पे भी राजनीति चल रही है। जब जिस समय जून में अध्यादेश लाया गया था राष्ट्रपति द्वारा, आनंद फानंद में उन्होंने जब अध्यादेश ला करके कानून बनाया था किसान बिल पास कराने के लिए, तो उस समय वहां की जो जेपी की और अकाली दल की गठबंधन से एक मंत्री रही है हरिसिमरन कौर, उस समय मंत्रिमंडल में वो थी उपस्थित वहां पे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में जब उसको संसद में पूर्ण रूप से पास करने की बात आई, तो किसानों ने जब उस पर विरोध किया तो उन्हें लगा कि मेरी तो वोट की राजनीति जो है, मुझे वोट नहीं मिलेगा या फिर मेरी सरकार गिर सकती है, तो उन्होंने दिखावे के लिए इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि किसानों के नाम पे हर व्यक्ति अपनी रोटी सेकने का काम। बिल्कुल। अब जो 3 कानून आया है सर, उस पर बात करना चाहेंगे कि जो 3 कानून हमारा आया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 में पहले था कि कोई भी व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार भंडारण कर सकता है। उसको फिर से लाने का क्या मतलब है? पहले ये था कि जब 55 में था, तो अब उसको कोरोना काल में ऐसा नहीं कि वो अभी है, कोई युद्ध और आपदा के समय ही ऐसा है कि हम भंडारण नहीं कर सकते हैं और अन्य समय में हम भंडारण कर सकते हैं। तो एक ये कानून था। दूसरा ये आपका है मूल्य आश्वासन वाला, मूल्य आश्वासन और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। यहाँ पे कानून में सुधार करना चाहिए था। जो बीच में आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी, किसी प्राइवेट कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपका अनाज 20 रुपए में लेंगे, और फिर उसने बाद में कह दिया कि हमें नहीं लेना है, आपको देना है तो 10 रुपए में दीजिए वरना हम नहीं लेंगे। अगर ऐसा कुछ करती है तो फिर ये बताया जाता है कि मंडी के जो अधिकारी हैं वो इस पे समझौता करवाएंगे, जबकि मंडी का अधिकारी तो समझौता कराएगा, किसान की तरफ करवाएगा तो उसको पैसा मिलना नहीं है। अगर कंपनी की तरफ से करता है तो उसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए था इस कानून में कि जो गांव स्तर का जो प्रधान होता है उसको समझौते के लिए रखना चाहिए था। एक सुधार यहाँ इस कानून में ये होना चाहिए था कि उसको समझौते के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है उसको वोट चाहिए होता है और गांव स्तर का जो व्यक्ति होता है वो अपने प्रधान को अच्छे से पहचानता है। तो प्रधान जो होता है उसको वोट चाहिए हर 5 साल में, तो वो अपने जनता के हिसाब से बात करेगा। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो नियम है, इस पे अधिकारी समझौता करवाएगा, ये ना करवा करके ग्राम स्तर का प्रधान वो करवाएगा समझौता। ये ऐसे नियम होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि किसान हमारे जो है, हमारे किसान जो है, किसान इसी में बैठे हैं ज्यादातर लोग। यहाँ पे मजदूर किसान या फिर मजदूर या श्रमिक या कुछ किसान वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां के जो मंत्री और जितने भी लोग हैं वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे हम कि जितने भी किसान इतनी ठंडी में, इतनी परेशानी में वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए वो था, हमारी तरफ से सुझाव एक था कि वो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, पोते को नहीं कर सकता। अब हम वोटर जो है हम पैदा करते हैं क्या, सांसद और विधायक, यानी कि सांसद और विधायक हमारे बेटे हैं। हमने एक सांसद और विधायक पैदा किया है, तो हम लोगों का ये नियम होना चाहिए, जैसे क्या हमारे इंडिया में है कि ओपन कैटेगरी के लोग जो थे उनको 10% आरक्षण दिया गया, उन्होंने 2-4 दिन में मनवा लिया क्योंकि नियम से उन्होंने काम किया। वो काम हमें करना चाहिए। अगर हम एमएसपी चाहते हैं कि हमारी एमएसपी फिक्स हो, अगर ऐसे काम हमें करवाने हैं तो हमारा एक नियम ये होना चाहिए कि हमें दिल्ली में जाकर के वहां पे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर धरना प्रदर्शन करना है तो आप उन सांसद विधायक के यहाँ करिए जो आपका क्षेत्रीय सांसद विधायक के घर पे यदि आप धरना प्रदर्शन करते और एक समय में सभी लोग अपने क्षेत्र के करें, क्योंकि
क्योंकि क्या होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, जैसे हमारे यूपी में है, यूपी में सभी लोग क्या करते हैं, लखनऊ में आ जाते हैं, लखनऊ राजधानी है, वहां पे आ जाते हैं। अब कितने लोग आ पाएंगे, कुछ पैसे जिसके पास है वो आ जाएगा, खाने की व्यवस्था करेगा, आने की व्यवस्था करेगा, आएगा। और सरकार क्या करती है, यहाँ पे मुख्यमंत्री क्या करेंगे, आसपास की जिलों की पुलिस को बुला लेते हैं, पिटवा देते हैं। वही चीज आज दिल्ली में हो रहा है, सभी लोग वहां पे गए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, और उनके विरोध में हमारे कहीं जवानों को किया जा रहा है, कभी पुलिस वालों को किया जा रहा है। तो ये ना करके, बल्कि किसान भाइयों से ये अनुरोध था, बल्कि एक उनके लिए एक सुझाव था कि वो अपने अपने क्षेत्रीय सांसद विधायक के घर पे धरना प्रदर्शन करें, उनका खाना पीना उठना बैठना बंद करें, तब वो सांसद विधायक बौखलाएंगे, या तो वो इस्तीफा देंगे या फिर कानून वापस लेने के लिए करेंगे। तो हमें उनकी सरकार गिरानी है या फिर कानून को वापस लेना है, तो हमें अपने सांसद विधायक पे करना है, क्योंकि हमारा राइट है सांसद विधायक को, क्योंकि हम वोट दे करके उनको जिताते हैं, हम बाप हैं, हम वोटर हैं, और वो हमारे बेटे हैं सांसद विधायक। सांसद विधायक लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन किया, वो उनके बेटे हैं। अगर हम इस नियम से काम करते हैं, यदि एक समय में सभी ने अपनी अपनी सांसद विधायकों का घेराव किया होता, उस समय धरना प्रदर्शन किए होते, तो एक समय में इतने पुलिस ना हो पाते, ना तो वो उनके पास ले जाते और ना ही उनको पिटवाते। और एक साथ जब सांसदों के घर पे होता, किसी की अपनी फैमिली के साथ अगर प्रॉब्लम होगी, किसी की अपने खुद के साथ प्रॉब्लम होगी, तो वो एक बार के लिए सोचेगा। तो वो लोग संसद में प्रस्ताव रखते हैं इस बात के लिए, या तो कानून वापस किया जाए, या फिर हमारे फैमिली के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा देंगे तो सरकार वैसे भी अल्पमत में हो जाएगी। तो नियम ये कहता है कि हमारा जिस पे राइट है, उस पे राइट चलाएं। ओके, बहुत अच्छी विचार है आपकी। अब हम चलेंगे सरदार प्रेम सिंह जी। हाँ जी, आपकी क्या विचार है, आप कैसा सोचते हैं? अभी फिलहाल तो सोचने की बात यह है कि जब हमारे देश में हर एक जगह कहीं भी ये कहते हैं प्रदर्शन करने का हक है, बोलने का हक है, अपनी प्रॉब्लम बताने का हक है, तो अभी जो भी हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं, कोई किसी से लड़ नहीं रहे, कुछ नहीं, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आए हैं। पर यहाँ पे जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट है, तो उनके ऊपर क्यों डंडा चार्ज हो रहा है? उन्हें अपनी बात कहने दो, उन्हें वहां पे बैठने दो, तो उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है? वो किसी से लड़ नहीं रहे, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। वो जो उनके परेशानी है वो सब कह रहे हैं, वो किसी को दुखी नहीं कर रहे, और अपनी तरफ से जो भी हर एक आदमी को खाना, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, कोई मतलब खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं पीने के लिए, जो फ्री का पानी है वो भी मतलब उस मोल का पानी ला के वहां पे दे रहे हैं। और सिखों के अंदर सबसे बड़ी बात है, और सिखों के अंदर सबसे बड़ी बात है, ये कभी ये किसी का दुख नहीं देख सकते, भूखे को पानी, नंगे को कपड़ा देते हैं। और मतलब इन आज तक हमारे जो लोग हैं वहां के इंडिया के, यही नहीं समझ सके वे सिख हैं क्या चीज। ये इतना कुछ करने के बावजूद भी इतनी बहरे मतलब हमारी पब्लिक है, इतनी अंधी पब्लिक है, वो यही नहीं देखते कि मतलब ये जो सिख हैं इतनी सेवा करते हैं, ये कौन लोग हैं, क्यों करते हैं ये? हमारा इनसे क्या रिश्तेदारी? हमारी रिश्तेदारी है कि हमारे अंदर जमीर है, हमारी जमीर मरी नहीं है। हमारे जो गुरुओं ने हमारा उपदेश दिया है, हम उनके ऊपर चलते हैं। हमारे गुरुओं का एक ही उपदेश है, भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, मरीज को दवाई। ये हमारे गुरु की शिक्षा है, हम उसी के ऊपर चलते हैं, और इसीलिए हम अपने रास्ते से नहीं भटकते। हम कभी भी रास्ते से नहीं भटकते, क्योंकि अब कहने को तो यह है कि फिर वो हिंदू और वो मुसलमान की बात आ जाती है। भाई तुम अपने जो भी जिसको भी तुम फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हारे मानते हैं, आप उनकी बातें मानो। पर वहां पे लगता है कि कोई कहता कि मैं फलाने दल का हूँ, मैं फलाने दल का हूँ, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और शांति से बात करते ही नहीं है। इससे क्या फायदा होता है? सिर्फ अपने देश में आग लगती है एक किस्म की। किसी को तुम बुरा बोल देते हो, उसे भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो देवता तो नहीं, वो इंसान है जिसके बारे में बोल रहे हो। तो वो कहता है मेरे बारे में क्यों बोलता है? तो किसी को ऐसा हक नहीं है बोलने का माड़ा।
और यहाँ पे सिर्फ जमीन की बात है। कोई कहता तुम्हारे पास तो जमीन नहीं है, तुम क्यों लड़ रहे हो? जमीन की बात नहीं, जमीन किसी के पास है या नहीं है, बात है जमीर की। कल को आने वाले टाइम में जिस टाइम पता लगेगा, अभी तो दाल और चीनी और ये फलानी चीजें रोते हैं कि गैस हमारे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दाल 100 रुपए किलो हो गई। अरे भैया अभी थोड़े दिन और ठहर जाओ, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें 200 रुपए किलो दाल खानी पड़ेगी। अभी ठहर जाओ, थोड़ा समय लगेगा। आज तुम सिखों के साथ नहीं खड़े हो तो ऐसे है कि जैसे किसी के मेले में बच्चा खोया जाए ना, और कोई आदमी उस बच्चे को ढूंढ के ले आया तो उसको बाद में बोलते हैं कि यही इसने ही मेरा बच्चा उठाया हुआ। तो सरदार आज जो कर रहे हैं ना, तो आज हमें ही खालिस्तान, हमें ही फलाना, ये है वो है, ऐसे बोल रहे हैं। और जब पता लगेगा गैंग हमें बोल रहे हैं। हाँ, हम सबको लेकर चल रहे हैं। और हम आपके पास दोबारा आते हैं। सरदार इकबाल सिंह जी, आप जी अपने विचार रखें, किसान के बारे में आपकी क्या सोच है? और जो ये सरकार माओवादी गैंग बता रही है, मौजूदा सरकार, वो तो सिर्फ हक मांगने के लिए आए हैं। जो किसान लोग हैं वो अपना हक मांग, और हक मांगने का हर एक को हक है, वो हक मांगने आए। तो सरदार इकबाल सिंह जी आप बताएं, आपकी क्या विचार है इस पे? देखो जी, सब तो पहला सारे ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सॉरी। ओके जी, सो किसान भाइयों के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्लीज इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि वहां पर तकरीबन 80-90 साल के बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं ठंड में, बच्चे बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, और अपने सारे काम छोड़ करके बैठे हुए हैं। प्लीज सरकार उनकी बात माने, इग्नोर ना करे। सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, सारी जगह पे जाके देख लो आप, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पे भी यही लोग कह रहे हैं भी सरकार को क्या प्रॉब्लम है, इनकी बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये अन्नदाता भी है और ये दानदाता भी है। कहीं पे चल जाओ, धर्म स्थल हो, गुरुद्वारे हो या मंदिर हो, बिना किसानी तो, किसानी के बिना कुछ नहीं चलता। क्यों? गुरुद्वारे में सबसे ज्यादा ये दान पुण्य करते हैं, तब वहां पे लंगर चलते हैं। मंदिरों में या कहीं पे भी आप कहीं पे भी लगा लो, हर जगह किसान ही काम आता है। कोई नेता आपने कभी देखा गुरुद्वारे में जाके 2-4 करोड़ देता हुआ? कभी नहीं देते, सिर्फ कुर्सी के लिए बैठते हैं, उसके बाद सब कुछ जनता को भूल जाते हैं। सो मैं यही इनसे बेनती करता हूं, प्लीज इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इनको जल्दी से जल्दी अपने घर पे भेजा जाए, ये मेरी बेनती है। तो बहुत अच्छी विचार है आपकी। और अब हम बात करेंगे दिनेश नरसिंघानी सर जी से। वो अपनी विचार रखें, अगर वो हिंदी ना बोल सकें तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, ये सबके लिए है। इसमें कोई भी भाषा जो भी कोई बोल सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि कहीं कोई मजबूरी होती है, नहीं बोल सकते, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तो इसमें आपको जो भी भाषा आती है, जिस भाषा में आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी जानते हिंदी में बोल सकते हैं, कोई भी भाषा आप इस्तेमाल, अगर आप मराठी में भी आना चाहते हैं तो मराठी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सबको जोड़ना। ये जो चैनल है ये सबको जोड़ने वाला चैनल है, ये सबके लिए एक है। और हम जो सब हैं वो हम सब हिंदी नहीं बोल सकते, हम पंजाबी नहीं बोल सकते। तो आज ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हम सब एक होएं। और हमारा आज का जो ये चैनल है ना,
ये जो हमको बता रहा है भाई, हमारा मेन मकसद ये है प्यार फैलाना, और हम प्यार की बातें करेंगे, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई में आज तक कोई किसी से जीता नहीं। प्यार से आज तक जितने भी आज हमारे गुरु पीर पैगंबर या हमारे अवतार हुए हैं, उन्होंने दुनिया को प्यार से जीती है, हथियार से नहीं। वेरी गुड। ठीक है ना। और आज हम प्यार फैलाएंगे, हम किसी के साथ, हम किसी के बारे में गलत नहीं कहेंगे। कोई भी सरकार है, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो किसान लोग इतनी ठंड में, आज वही समय है मुगल सरकार का, जो मुगल सरकार ने छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाया था और ठंडे बुर्ज में रखा था। आज ये सरकार भी मुगल सरकार के रास्ते पर चल रही है। लेकिन हम इनसे बेनती करते हैं कि आप हिंदू होके क्यों मुगल सरकार, आप तो मुगल के खिलाफ बोलते हैं, तो आप भी तो मुगल से कम नहीं है। आप भी वही कर रहे हैं जो मुगल सरकार ने किया, जो औरंगजेब ने किया, वही आप सरेआम कर रहे हैं। आप अपनी रोटी सेकने के लिए, अब आपको कुर्सी मिल चुकी है, आपके पास सारा बहुमत है, इसलिए आप चौड़े हो रहे हैं। लेकिन यही किसान हैं, यही वो गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट देके आपको उस कुर्सी तक पहुंचाया। आप कहते थे मोदी जी, मोदी साहब जी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। आप ही बोलते थे मैं तो एक चाय बेचने वाला था। चाय बेचने वाले को ही आपको इसी वजह से वोट मिली, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। ये गरीब लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा नेता मिले। आपने जैसी बातें की थी, मैं विकास करूंगा, ये कौन सा विकास है? जिस दिन से आप गद्दी पे बैठे हैं, आप राजनीति में आए हैं यहाँ पे दिल्ली में, उस दिन से आपने इस पब्लिक को कभी शांति से बैठने दिया है? कौन सा आज तक आपने पब्लिक के लिए काम किया है? आप कहते हैं विकास, विकास करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपका नारा है, आपका नारा विकास का, और दूसरा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हमारी बेटी भारत की कोई सुरक्षित है? कोई अपने काम से अकेली कहीं गैर टाइम जा सकती है? आप कहते हैं हम अमेरिका बनाएंगे। अमेरिका में हर लड़की बेफिक्र होकर घूमती है, अपने रात रात में काम करती है, किसी को कोई डर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कानून है। और हमारे देश में कानून है ही नहीं। वहां पे जब भी तो कहते अंधा कानून है, जिसके जेब में 4 पैसे हैं वो कहता है मेरी जेब में कानून है। इतना छोटा हमने, क्योंकि कानून हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानूनी हमारे लिए सब कुछ है, कानूनी फैसला करता है, कानूनी हमारे लिए एक भगवान होता है। अगर हम उसको कोई नहीं मानेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कैसे विकास करेंगे? कैसे हम उन बहू बेटियों को सुरक्षित करेंगे? हाँ जी दिनेश जी, आप बोलिए जी, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, मतलब सरकार को फार्मर्स की बातें माननी चाहिए। और जैसे मतलब मैं मोदी जी को कुछ बोल रहा नहीं हूँ, मगर मोदी जी जो है वो अपना दिमाग एज अ व्यापारी लगा रहे, ना एज अ किसान। अगर वो अपना दिमाग एज अ किसान कैसे किसान सोचता है वैसे लगाए तो उसे बात बेसिकली समझ आएगी। विकास ये होता है अगर सबको आप बिजनेस वालों को साथ में लेके चलो। जो किसान है उन्होंने भी आपको वोट एक ही देता है। बिजनेसमैन होता है उसकी 100 वोट नहीं होती, वोट एक ही होती है। सबने वोट आपको दिया, आप कहते हैं विकास करेंगे, तो आपको उस मुद्दे पर चलना चाहिए जो आपने नारा लगाया है। कुछ परसेंट, चलो 100% नहीं होता, 10%, 20% आप हर, क्योंकि ये मन की बात जो है ना, मन की बात पब्लिक, राजा का मतलब क्या है? हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। हमारा चैनल एक कहता है हम प्यार फैलाएं, लेकिन हक हर एक का है, हर एक इंसान का है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हमारे देश में, हमारे भारत में क्या हो रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो बड़े हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो छोटे होते जा रहे हैं। अब इन्होंने ये जो 3 कानून लाए हैं, ये इसीलिए लाए हैं कि सबको गुलाम बनाने के लिए। ये हमारे गुलाम खाली गोरों ने गुलाम नहीं बनाया, इनकी भी चाल यही है। जो नेता लोग हैं, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सबने देश को लूटा है अपने हिसाब से। पहले कांग्रेस ने लूटा है, अब ये बीजेपी लूट रही है। कम इनमें से कोई भी नहीं है, जिसको कुर्सी मिल जाती है वो अपनी रोटी सेकता है। तो हमने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, हमने प्यार से अपनी बात आगे तक पहुंचानी। आप क्या विचार रखते हैं? ठीक है।
और और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द मतलब इसे जल्द से जल्द फार्मर्स की बातें मान के जल्द से जल्द ये बंद किया जाए, बिकॉज कोविड वैसे ही काफ़ी बढ़ा जा रहा है यूएस में, इंडिया में। तो अगर बेसिकली सरकार क्या कर रही है, अपना ध्यान कोविड से हटा के यहाँ पे डाल रही है फार्मर्स पे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर अपना ध्यान फार्मर्स से हटा के कोविड पे डालेगी। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे एक इंजीनियर है वो सिर्फ बिल्डिंग बना सकता है, वो खेती नहीं कर सकता है, वैसे ही फार्मर से जो किस फार्मर है वो खेती कर सकता है, वो बाकी और भी कुछ कर सकता है, मगर वो स्पेशलाइज खेती में, मतलब फार्मिंग में। अपना अपना अलग अलग काम है सबका। हाँ, बस यही कहना चाहूँगा कि लाइक ये जल्द से जल्द, मतलब जितना ये ज़्यादा चलेगा उस हिसाब से और कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो ये जल्द से जल्द मतलब उनकी बातें मांग के जल्द से जल्द ये समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ जी, पूजा जायसवाल जी। हाँ जी जी, सर। आपसे सवाल है कि आज ये सरकार, जो मोदी सरकार है, ये सिखों के फायदे गिना रही है इस टाइम, क्योंकि इसमें सिख का कोई मुद्दा नहीं है, सिक्की का कोई मुद्दा नहीं भाई। हम कहते हैं भाई सिख की बात नहीं यहाँ पे। बात यहाँ पे ये है कि अब हम लोग कह रहे हैं किसान अभी आपने सर बताया कि खालिस्तान की बात है। हाँ जी। तो मोदी सरकार की ये नियम ही है कि कोई अगर धर्म के खिलाफ कह दे तो वो देशद्रोही है। हाँ। युवा अगर रोजगार मांग ले तो वो देशद्रोही है। किसान अपने हक की बात कर दे तो खालिस्तान बना रहा है। तो ये बात ही है इस सरकार की। और अच्छे दिन आए और उनके विकास के नारे की जो बात हो रही है कि सबका साथ सबका विकास की जो बात। हाँ जी। तो विकास ये क्या है ना कि भारत में डिप्लोमेसी शब्द की होती, दो धारी तलवार जो होती है, वो ऐसे दिखाना फिर ऐसे करके काट देना, वो वही चीज यहाँ पे है। विकास की बात कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि आम पब्लिक का विकास होगा, उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनको जिसका विकास करना था उन्होंने उसका कर दिया। एक है कि उन्होंने कहा अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आने थे वो भी आ गए। यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई लड़की 30 साल की है उम्र की तो उसकी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही लड़का अगर 40 साल का है तो उसकी शादी हो जाती है आसानी से। लड़के वाले को क्या करना होता है कि अगर लड़की से शादी नहीं करना है और वो डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहा है तो वो ऐसे कहता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम करेंगे, या फिर कोई बिजनेस कर लेंगे तो करेंगे, या हम ऐसे करके वो एक बहाने लगाता है, जिससे वो क्या होता है कि लड़की की उम्र बढ़ती जाती है, साल बढ़ता जाता है, तो घर वाले को समझ लेते हैं इस बात को कि लगता है लड़का शादी करना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे इंडिया में जो सरकार है वो भी यही चाह रही है कि एमएसपी फिक्स ना की जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो की जा रही है उसमें भी ना किया जाए। तो इस तरह से क्या है कि किसान को उनके अच्छे जो उत्पाद हो रहे हैं उसका सही मूल्य ना मिल पाए। इस वजह से क्या होगा कि किसान एक एक करके खेती करेगा, लेकिन उसको उसके उत्पाद का सही रेट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से वो फिर आने वाले समय में किसान उब जाएगा खेती से। तो उनका एक मकसद है कि वो किसान से उनकी खेती को, उनकी बहुमूल्य खेती को सस्ते दामों में, कौड़ियों के भाव में बिजनेसमैन लोगों को देने की मेन चीज यहाँ पे ये आ रही है। और रही बात प्यार और मानवता से बात करने की, सर बहुत अच्छी बात है, प्यार से अगर काम हो जाए तो हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्यार से नहीं होता है काम, तो मजबूरी हो जाती है कुछ करने की। और ये सरकार ही इस तरह की है कि शांतिपूर्वक काम ही नहीं कर रही है। ये सरकार हर चीज में वो करवा रही है। एक स्टूडेंट, हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लड़के हैं, रोजगार की बात करते हैं तो सड़कों पर पिटाई हो जा रही है। तो क्या करें हम? शांति से अगर हाथ जोड़ जोड़ करके कहेंगे कि सरकार हमें दे। मैं सरकार से कहता हूँ कि मांग हो जाए, सरकार से मैं कहता हूँ कि मांग को पूरी करे, तो वो सरकार कभी पूरी नहीं करने वाली, क्योंकि सरकार की ये एक सोच बन चुकी है कि व्यापारियों का लाभ हो और आम पब्लिक खत्म हो जाए। इनका ये कहना था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, लेकिन गरीबी नहीं हटाएंगे, सीधे गरीब को हटा देंगे। वेरी गुड। पूरे गरीब को हटाना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि किसान की जो बात कर रहे हैं कि किसान को हम फायदा देंगे या किसान के फायदे के लिए कानून बन रहा है। कोई किसान इतना पागल नहीं है कि हमारे फायदे की अगर कोई बात हो रही हो और हम जाएंगे सरकार से लड़ने के लिए।
इसका मतलब है कि इस कानून में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वास्तव में गड़बड़ी है इसमें। गवर्नमेंट नियम लाए गए हैं उसमें वास्तव में गड़बड़ी है। तो सरकार का मेन मकसद ये है कि किसान, जैसे हमारे यहाँ मैंने शादी का उदाहरण दिया है, वही चीज ये किसान के ऊपर लागू करना चाह रहे हैं कि किसान क्या होगा कि कभी आने वाले समय में उसको जब उत्पाद का सही रेट नहीं मिल पाएगा तो वो मजबूरी है कि एक एक करके जब हमें कोई काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी प्रॉफिट नहीं होगी और नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका मन हटने लग जाता है उससे। ये चाह रहे हैं कि किसान किस प्रकार उग जाए और इनकी जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद के हम बिजनेसमैन को दे दें। और हम किसान की बात कर रहे हैं, ये किसान का सिर्फ एक लोगों का, किसान भाइयों का ही नहीं आंदोलन है, ये भारत की प्रत्येक जनता का आंदोलन है। क्योंकि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, किसान वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक जनता के लिए कर रहे हैं। अच्छा मैडम जी, एक तो सवाल हो रहा है, जो वो कहा था, एक सवाल हो रहा है, ए नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का बयान, वो सबको बोल रहे हैं भाई ये जो यहाँ पे दिल्ली में लोग आके बैठे हैं 1% है, 99% किसान हमारे साथ में हैं, और जो लोग बैठे हैं ये दगाबाज हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये माओवादी है, ये उग्रवादी हैं। तो हम इसके बारे में क्या कहें? वहां पे वो तो जो 1% किसान अगर किसान का विरोध कर रहा है, किसान के कानून का, और 90% जो बैठे हुए नहीं विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या बेवकूफ है जो वहां पे बैठे हुए हैं? ये तो बात से ही गलत लग रहा है भाई। प्रत्येक हमारा अगर कहीं जाने का मन होगा तभी हम जाएंगे, या फिर हमें जबरदस्ती कोई लेके जाता तो हम 1 दिन 2 दिन रहेंगे। कोई मार पिटाई होगी, आंसू गैस डाली जाएगी, पानी डाला जाएगा ठंडी में, हम फिर भी बर्दाश्त करके थोड़ा ना वहां पे रहेंगे। इसका मतलब है कि हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। तो 90% बिना विरोध वाले और 10% विरोध वाले की जो बात है, ये बिल्कुल गलत। अब देखो ये सरकार वो बात नहीं कर रही जो किसानों के साथ में इस टाइम समझौता करना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रही। अभी लेटर दिखा रहे हैं भाई, हमने ये लेटर उत्तराखंड से लिया है, हमारे किसानों लोगों ने बोला है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारा सब कुछ। जब सरकार अच्छी है तो इनकी बात आप क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ जी इकबाल सिंह जी आप बोलो। नहीं, यहाँ पे क्या है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। मेरे विचार ये हैं कि संसद के अंदर जितने भी मंत्री हैं, बीजेपी के हैं संसद या कांग्रेस के हैं, सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं जो बयानबाजी करते हैं, नहीं तो तकरीबन सारे ही किसानों की तरफ हैं। लेकिन उनको जिस टाइम बयान देते हैं उस टाइम उनको डांट दिया जाता है, भाई तुम्हें यही बोलना है, नहीं तो आप कह रहे हो भाई 1% है, एक गांव से 1 ट्रॉली आती है, 20 ट्रॉली गांव पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पीछे अपना काम भी करना पड़ता है, डंगर भी हैं, उनके लिए भी है। एक गांव से 1 ट्रॉली आती है, इसका मतलब ये नहीं कि 1% किसान रोड पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे सपोर्ट कर रहे हैं और सारे मंत्री भी करते हैं, लेकिन मंत्रियों को जो बड़े मंत्री हैं उन्हें डांट दिया जाता है, तो उनको बयान नहीं देने देते हैं। इसलिए सब साथ में हैं, सिर्फ ये धक्केशाही है, धोखा कर रही है सरकार, और पता नहीं क्या मजबूरी है। देखो इतने बड़े कोविड से अभी आदमी बाहर नहीं आए, है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कानून लाने क्या लोड़ थी क्या नहीं, सारी जनता को डिस्टर्ब करके रख दिया। सो सरकार से अपील है भाई ऐसा ना करो, जनता की आपको लोड है, आज नहीं तो कल, ये नहीं लोड है तो आप बता दो, इनको सारों को मार दो, और की है, यही हो सकता है। इस करके भाई प्लीज सरकार, सारी दुनिया आपके रिक्वेस्ट करती है, इन कानूनों को मान लो, इस आंदोलन को खत्म करके अपने घर को वापस भेज दो सबको, सब अपने कारोबार में मस्त हो जाए। चलो बहुत अच्छा। Thank हाँ you. जी सरदार मनदीप सिंह जी, हाँ आप भी जी, मैं अपने काफी विचार देर से रखिए। वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे भी बोलने का मौका देंगे। हाँ जी और हाँ जी अब मेरा समय आ ही गया। हाँ जी, तो पहली बात तो मैडम ने एमएसपी की मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, ये बात काटने वाली नहीं है, शायद इनके आप विचारों सर जी और मेरे विचारों में कुछ अच्छा निकल के सामने आ जाए। सर जी आप बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सारे देख रहे आराम से हैं। बैठ, हाँ आप आराम बैठ से, जाए मैं प्लीज। बैठने लगा हूँ, प्लीज। बैठने लगा हूँ। आप और खुल एमएसके के बोलिए। के बारे में मैडम ने बोला था, हाँ जी जब हम कोई भी प्रोडक्शन किसी और लाइन में करते हैं, हाँ जी कंप्यूटर बनाते हैं, कोई और चीजें करते हैं, तो जो दाम है वो कंप्यूटर बनाने वाला तय करता है ना, हम्म। या
कोई और चीज, किसी फर्म में कोई काम करते हैं तो वो तय करता है, तो जो जिम्मेदार है वो अपनी फसल उगाता है, बिल्कुल मालिक है वो। उसका दाम सरकार को तय करना चाहिए कि जिम्मेदार को तय नहीं, करना चाहिए? गलत है ना? मेरी बात पूरी सुननी। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो हमारी खर्चा होता है, जो एम स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, सभी सरकारें कहती है कि हम लागू करेंगे, पहले वीक में लागू करेंगे। इनको 6 साल हो गए। पहली को हमारी पंजाब सरकार है या कोई भी है, उसमें क्योंकि सब कुछ इसके बीच में आ जाना था, किसी ने लागू नहीं की, अपने अपने कानून थोप दिए, और कानून थोप दिए जो जिम्मेदार को नहीं किसी और को फायदा देंगे। अब नहीं देंगे तो अब से 2-4 साल बाद देंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है प्राइवेट हाथ में गया, गवर्नमेंट का ठप हो गया। एजुकेशन सिस्टम पंजाब में पहले गवर्नमेंट का था, फिर प्राइवेट हाथों में आया। अब प्राइवेट स्कूलों में सभी के बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में किसी के नहीं पढ़ते। जो भी चीज का प्राइवेटेशन डायरेक्ट टाइप से हुआ है, वो जो है वो उसने नुकसान ही किया है। यदि आज इसका किसी को फायदा दिखेगा थोड़ा, तो आज से 4-5 साल बाद जो हमारा जो ये सिस्टम जो यदि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें ना रही, तो ये सिस्टम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, एजुकेशन का, मेडिकल का, सबका हुआ है। सो आम लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरी, व्हाट टाइप ऑफ धरना मैडम ने बात की कि एमएलएस के और दूसरे जो उनके घेराव करना चाहिए था। जो घेराव है मैडम जी, 3 महीने से रेलें रुकी हुई थी, किसी के कोई असर नहीं था जी। इतना बड़ा वो एक आंदोलन था, 3 महीने से पहले पंजाब में वो चल रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट के जून तक नहीं रहेंगे जी, कोई असर नहीं हुआ। ये मजबूरी में, क्योंकि जो विधायक होता है, जो गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर है ना, जो हमारे पंजाब में सोम प्रकाश है, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं वो मोदी और शाह। हम किसी का विरोध नहीं लगे, मगर अपने जूनियर मिनिस्टर्स जो आने वाले समय में भविष्य होंगे, उनकी बात वो नहीं सुने, वो अपनी बात ही हर के आगे रख रहे हैं। पंजाब के लोगों के या उनके मिनिस्टर्स के, अब हरसिमरत कौर बादल का उदाहरण दिया है। अकाली दल वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले बीजेपी का साथ दिया था, और इस समय सबसे बड़ा धोखा जो है पंजाब की जनता के साथ, दूसरे लोगों के साथ, अकेला ये पार्टियों के साथ बीजेपी ने धोखा नहीं किया, सबके साथ धोखा किया, सबके साथ धोखा किया है। इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। जिसने 18 साल राज किया था इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में, उसे भी ये भुगतना पड़ा था। आज ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा पक्का राज होगा कि हम हिंदू कम्युनिटी को अपनी तरफ खींच के, इनको लालच दे के, या इनको इनके धर्म स्थानों के बना के हम इनको कितनी देर तक ये खींच सकते हैं। यदि ये वो इकोनॉमिकली वो वीक रहे तो वो कितनी देर तक उनका साथ देंगे। ये आने वाला वक्त जो है बताएगा कि ये जो है, यदि जिस आंदोलन को फेल करने की बात गवर्नमेंट ने की, तो गवर्नमेंट को बहुत गलत नतीजे जो है, जैसे पहली गवर्नमेंट को भुगतने पड़े थे। इंदिरा गांधी ने 18 साल जो है अपनी गवर्नेंस चलाई, उसका क्या एंड हुआ। इसीलिए जो भी जुल्म करता है, जुल्म का कटोरा जब भर जाएगा ना, तो फिर उसके बाद में उसका अंजाम का मालूम पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये और ये बात है कि जहां पर सब्र की बात है, वहां पर सब्र की बात करनी है। और गुरबाणी कहती है, मूर्ख गंड पवे मुंह मार। हाँ जी। जो मूर्ख को आखिरी जवाब है ना, मूर्ख का जो आखिरी जवाब, जब मूर्ख आदमी चढ़ता ही चला जाए कि मेरी बात ही सुनी जाए, और सियाना आदमी चुप करके बैठा रहे, तो जो वो भी सियान नहीं है। जितनी देर तक वो अपना हाथ नहीं उठाएगा ना मूर्ख पर, मूर्ख बंद नहीं होगा। इसलिए धर्म को भी साथ में लेकर चलना है, और जो है सारे काम क्योंकि साथ साथ में चलते हैं। अच्छा भाई साहब जी, एक बात है, जैसे मोदी सरकार बोल रही है भाई हमने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है। देखो ठीक है, आपने किया है, लेकिन इस टाइम ये मुद्दा नहीं है। क्या किया नहीं, चलो ये मुद्दा भटकाने वाली बात है, वो अपनी बातें कर रही है। मुद्दा भटकाने वाली बात नहीं है। क्या है वो, हमसे लुकमी लड़ाई खेल रहे हैं, प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं, भटका रहे हैं। मुसलमानों के साथ सीधी जंग है, हमारे साथ प्रॉक्सी जंग है। अतवादी, अब आप अपनी बात रखिए। अतवादी या दूसरे लोग, ये सिर्फ मुद्दा भटकाने वाली बात है। इस बात को आतवादी लंगर नहीं शिकाते, आतवादी लंगर नहीं शिकाते।
आतंकवादी जो उस है, टाइम नहीं देखा था उन्होंने। आज से 4-5 साल पहले जाट आंदोलन हुआ था, जो पंजाब से एनआरआईज पंजाब की तरफ जाना चाहते थे, जो उनके साथ सुखदेव ढाबे पर जो भी कुछ हुआ हम सभी जानते हैं। आतंकवादी वो है जो लूटपाट करते हैं, जो औरतों का रेप करते हैं। इन्होंने किस ये 15-20 दिन से जहां पर आंदोलन चल रहा है, 3 महीने से पंजाब में लोग शांति में बैठे हुए हैं जी। गांधी से ज्यादा अहिंसा हमारे लोगों ने दिखाई है अपने ऊपर, जुल्म भी सहा है और आगे बोले भी नहीं है, और अपने पर लोगो भी लगा लिए, स्लोगन भी लगा लिए। कोई नेक्सलाइट कहता है, नेक्सलाइट का इनको मालूम है कि नेक्सलाइट क्या है? नेक्सलाइट जो है रिच आदमी पर हमला करके उसको लूट के सब में सामान बांट लेते थे। ऐसा पंजाब वालों ने किया है, जहाँ जिम्मेदारों ने किया है ऐसा। नेक्सलाइट कहना और नेक्सलाइट होना बहुत फर्क है। इसी तरह आतंकवादी होना और आतंकवादी को ऐसे लोगो लगा देना, ये दोनों बात हैं, जो अलग अलग बात है। वो बहुत सोच और समझ के साथ चल रहे हैं और उनकी बात माननी चाहिए। यदि जिम्मेदार कोई हो उनमें से, ये सारे कारपोरेट के फ्रेंड्स हैं, यदि उनमें से कोई जिम्मेदार हो ना, वो जिम्मेदार का सोचेगा। उनमें से ना तो मोदी जिम्मेदार है, ना अमित शाह जिम्मेदार है, ना नरेंद्र सिंह तोमर जिम्मेदार है। यदि वो जिम्मेदार होते तो वो जिम्मेदार का सोचते, क्योंकि जिन्होंने उनको वोटें दवाई हैं, सारा मीडिया अपनी तरफ कर लिया, सब कुछ अपनी तरफ कर लिया, और वो मीडिया का जब उसका इस्तेमाल जो है किसानों के खिलाफ कर रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे? 90% किसान है, वोट तो किसान है, आम लोगों ने ही डालनी है ना, अगली बार को मालूम पड़ जाएगा। सिस्टम में बहुत ही ज्यादा जो है गिरावट आ गई है। वो हमें मिलके जो है कंपेल करना चाहिए, ऐसी चर्चाएं कर करके, बार बार आज ही नहीं, ये चर्चाएं और भी होनी चाहिए, जो बार बार ये चर्चा करके गवर्नमेंट पर ऐसे प्रेशर बिल्डअप किया जा सके जो है। मगर गवर्नमेंट को सिर्फ शांति से नहीं, राजनीति और नीति से भी जो है उनका मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ शांति से नारे लगा के ये बात नहीं है कि नारे लगाते हैं तो 15 दिन यहाँ पर निकल गए, 3 महीने हमारे रेल ट्रैकों पर निकल गए। ओके, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और अब दिनेश नरसिंघानी जी, आप जी अपने कुछ, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, 8 मिनट है सिर्फ, तो नरसिंघानी जी आप बोलिए। इस बारे में, हाँ जी, इस बारे में बोलना आपके विचार भाई। जैसे आज किसान लोग हक मांग रहे हैं, लेकिन हक के लिए उनको मतलब बदनाम किया जा रहा है, तो मतलब ये क्या है? आप तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, तो मतलब इसका क्या रास्ता निकल सकता है, क्या मार्ग निकल सकता है इस बात का? आप सरकार को सुझाव दें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है ना, आज हमारा जो देश पीछे है उसका मतलब ही है, क्योंकि हमारे देश से जो लोग बाहर भागते हैं, बाहर आप भी बाहर आए हो, हम भी सारे आ रहे हैं, लेकिन जब मोदी जी आए थे ये इधर प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, तो इन्होंने एक नारा लगाया था। वो नारा मुझे आज भी याद है, 2011 की बात है, मैं बड़े प्यार से सुनता था इनको। इन्होंने कहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, कहते जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे इंजीनियर या वैज्ञानिक या डॉक्टर, कहते मैं उनको इतनी सुख सुविधा दूंगा कि उनको मजबूर होना पड़ेगा वापस आने के लिए अपनी इंडिया में, अपने भारत में। तो जब कुर्सी मिलती है तो ये वादे जो होते हैं, एक कुछ परसेंट तो पूरे होने चाहिए ना। तो आपके विचार में एक क्या है? ये भरम है, झूठ, जुमलेबाजी है, या सिर्फ वोट मांगने का एक तरीका है? वोट मांगने का तरीका है। आई मीन, जब उन्हें वोट चाहिए तो कुछ भी बोल देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, पर एक बार आपको सीट मिल जाए बस फिर आप अपने तरीके से खेलते हो, आप जैसे चाहिए वैसे दुनिया को, ना बोलते ना, दुनिया को घुमाते हो। मतलब कुछ अगर बंदा इतनी बड़ी कुर्सी पे, देखो एक वो अपने आप को चाय बेचने वाला, जो कि उनको किसी को नहीं पता भाई उसने चाय बेची या नहीं बेची, कौन से प्लेटफॉर्म पे बेची, किसी को नहीं पता है। और देखो एक बात मैं और रखनी चाहता हूँ आपके सामने, बेची नहीं उसने, नहीं, गरीब बंदे का जैसे ये हाल करेगा तो उसको चाय बेचनी पड़ेगी पहले। मैं एक बात रखनी चाहूंगा, आप इसका जवाब दीजिए। एक बात मेरे इसमें आई है, जैसे इंडिया के पास पैसे है शिवाजी का पुतला लगाने के लिए, गुजरात में
क्या बोलते हो, सरदार पटेल के लिए, सरदार पटेल के हाँ, 3,000 तो करोड़ लगाने के लिए क्या लोड लगाने थी के लिए, लोड क्या उसमें क्या होगा? उससे अच्छा आप वही पैसे आप किसान को दे, तो मतलब उनके भी कोई बेहतर इंजीनियर बन के अब देखो यूएस आ 3,000 करोड़ से कितना फायदा होता देश का, कितने लोग अमीर हो जाते, कितने लोगों के कारोबार चल जाते, कितने लोगों को नौकरी मिल जाती। पर 3,000 करोड़ मिला क्या? सरदार पटेल देश प्रेमी थे, उन्होंने ये अपने मन में नहीं रखा था मेरी मूर्ति बनाओ, नहीं। और कोई भी हमारे देश में अच्छा नेता जो आया है वो ये नहीं कहता मेरे ऊपर खर्चा करो, नहीं, वो कहता पब्लिक के ऊपर खर्चा करो। जो प्रकृति है, जो हमारी देश की धरती है, हमारी जिसको माँ कहते हैं, उसके लिए खर्चा करो, उसको सुरक्षित बनाओ। नहीं, वो आजकल मोदी है, इंडिया जैसे यूएस है वैसे उनको मोदी को इंडिया बनाना है। जैसे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो वहां पे उन्होंने सरदार पटेल लगा दिया, वैसे ही वो तो चलता बाद में रहेगा। बन सकता है ना, वो बाद में हाँ। बन सकता है। पहले उसको वो कानून, तो जो कानून के से लोग डरते हैं सब कुछ, इनको कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर एक कानून को पावर दे देते ना तो आज जीएसटी करने की लोड़ नहीं थी, नोटबंदी करने की लोड़ नहीं थी, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कानून है, कानून के हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हो ना, सरेआम कर रहे हो, आप पैसा लुको नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। तो 1 मिनट है, एक मिनट के लिए सबको टाइम है, 1 मिनट के लिए बोले आप कुछ मैसेज देना तो चाहें? मैं वही बोलूंगा कि ये जो भी हो रहा है इसे जल्द से जल्द बंद करके, आई मीन जो किसान मांग रहे हैं उनका हक उनका उन्हें मिलना मिलना चाहिए, और ये सब जल्द से जल्द बंद हो जाए। और ये चलता रहा तो वैसे ही कोरोना के केसेस और बढ़ते जाएंगे, और फिर उसमें किसका फायदा नहीं होने वाला है, मुसीबत आएगी और देश। हाँ। और हाँ जी, पूजा जायसवाल जी, 1 मिनट के लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं लास्ट में, क्योंकि टाइम होने वाला है। हमारी तरफ से एक किसान लोगों के लिए एक मैसेज है। जैसे सर ने बताया था कि हमारे काफी सांसद ऐसे हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाए, उनकी बात दबाई जाए। बस यू से राइट। हमारा भारतीय संविधान इतना अच्छा है, उसको अगर ईमानदारी से एक दिन के लिए मात्र लागू कर दिया जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मैं एक लॉयर होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कि हमारा भारतीय संविधान विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है, और इतने जनसंख्या के लोगों ने आपको प्रतिनिधि के तौर में आपको संसद में भेजा है। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए ना। इसका मतलब कि आपको अपने पद से लालच है, आपके पद की लालच है, आम जनता की लालच नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरा बस इतना सा अनुरोध है, वो एक साथ सभी लोग या तो अपने सांसद विधायकों का घेराव करें, उनके घर पे धरना प्रदर्शन करें एक साथ में, तभी कानून वापस हो सकता। वरना ये जो सांसद हैं ये झूठ ही बोलते रहेंगे कि हम तो किसान भाइयों के साथ हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। भारतीय संविधान आपको स्वतंत्रता देता, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप इस योग्य नहीं है, तो आप क्यों वहां पे बैठे? इस्तीफा दीजिए, सरकार को अल्पमत में किया तो कानून अपने आप वापस होगा। ओके, हाँ जी, सरदार इकबाल सिंह जी, आप जी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को देख के जनता ने इनको वोट दिया था, वो मुद्दे ये क्यों भूल गए हैं? 2000 करोड़ ये दियांगे जी, वो दियांगे जी, सब कुछ लेके इन्होंने वोट ले लिया, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो। ये सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं, ये जनता से कोई प्यार नहीं करते। सो सरकार से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज इनकी मांगों को मांगो, नहीं तो आपको इस कुर्सी से हटा दिया जाएगा। सत श्री अकाल। हाँ जी, सरदार मनदीप सिंह जी 1 मिनट के लिए प्लीज। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सभी ने अपनी भावनाएं प्रकट की है, मेरी इनसे अलग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वही है जो लोगों के साथ है। बिल्कुल गुड। और यदि आप लोगों की भावनाएं समझेंगे नहीं, उनके हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे, तो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी जो तानाशाह है ना, बड़े बड़े हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे, वो भी चले गए। औरंगजेब का 50 साल राज रहा, वो भी चला गया, आज कौन नाम लेता, कोई नहीं पूछता। और यदि पब्लिक की भावनाएं नहीं समझेंगे, पब्लिक पर जुल्म करोगे, तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें मिट जाती हैं। और गवर्नमेंट को यही है कि ये कानून जो है वो बिल्कुल वापस लिए। जो हमारे सियाने लीडर हैं, किसान लीडर हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन जो उनकी बैठक में चल रही है, उनकी रिकमेंडेशन को माने, जो भी, क्योंकि वो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं।
जो 5 और 6 टेबल की राउंड गवर्नमेंट के साथ हुआ है, वो बिना शर्त उनकी बात माने, इससे गवर्नमेंट दोबारा इनकी भी आ सकती है, इनका दोबारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है यदि ये फॉर्मर्स लीडर्स की बात मानते हैं, हमारे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। तो किसी के पास कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यदि ऐसा जारी रहा तो ये गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे लिए तो नुकसानदेह है। ये हम तो सर्दी में बैठे ही हमारे लोग, वो गवर्नमेंट को आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है भुगतना पड़ सकता है। जी सरदार प्रेम सिंह जी 1 मिनट के लिए। बच्ची अब तो मैसेज ये है कि इस गवर्नमेंट को जो एक कानून बनाए इन्होंने, ये तीनों वापस करके और इस पब्लिक का भला करें। और ये समझ ले, अगर नहीं करते तो ये समझ ले कि जिस गद्दी पे आप ये बैठे हैं तो कितने बैठ के चले गए और कितने बैठे केते बैठ गया। इसमें बहुत टाइम, ज्यादा टाइम नहीं है। रावण तो चले गया, कंस चले गया, दुर्योधन चले गया, औरंगजेब चले गया, अब्दाली हिटलर सब चले गए। सब चले गए। दोबारा चाय बेचनी पड़ जाएगी यदि किसानों की बात ना माना तो मोदी को दोबारा चाय बेचनी पड़ जाएगी। ये भी बात चाय तो तभी बेचेंगे जब, अगर पहले बेची हो कभी, पहले नहीं बेची पर आप बेचनी पड़ जाएगी। चलो आप नहीं बेची, मगर आप ये तो बात ही है भाई। चलो जो उसने करना, जो परमात्मा उसकी किस्मत में लिख रहा हो तो होएगा, पर अभी तो फिलहाल ये किसानों की बात मान के टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सर वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूजा जायसवाल जी, सरदार मनदीप सिंह जी, सरदार इकबाल सिंह जी, दिनेश नरसिंघानी जी और सरदार प्रेम सिंह, आप सबका वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आपको 2 हाथ जोड़ के सबको जी आया आख्या जाऊंगा है जी, क्योंकि ये लफज पंजाबी दा है। क्योंकि आप जो किसी का सत्कार कर दिया ना तो आप उन्होंने 2 हाथ जोड़ के जी आया आख्या जाता है, वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्यार से जो बात निपट जाए, आप इसे गौर से देखें, कि गौर से देख के और इन जो किसान हक मांगने आए हैं उनका हक प्लीज दे दीजिए, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पीछे भी जो ये कोरोना वायरस का चक्कर चला था, कितने लोग, कितने बेचारे बदनसीब मर गए थे, जिनके नसीब माड़े थे उस सरकार के कारण। आज भी वही हो सकता है। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारा ये जो चैनल है वॉइस ऑफ मानवता, इस सबका चैनल है, इस पे कोई भी आके अपने मन की बात रख सकता है। और हमारे डायरेक्टर साहब जो सरदार मेघराज सिंह जी हैं खालसा जी, वो आपको रोजाना कोई ना कोई मैसेज करते ही रहते हैं। उनका मैसेज एक ही है कि प्यार बांटो बस, और प्यार बांटना ही गुरु नानक ने हमको यही सिखाया है। और गुरु नानक का हर सिख यही रोज दुआ करता है, एक नहीं हजारों करोड़ों अरबों खरबों बारी रोजाना हमारी अरदास होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे ਵੱਲੋਂ सरदार मेघ सिंह राज सिंह जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। धन्यवाद कर दो।